डियर स्टूडेंट्स, बीएसआर हिंदी लिटरेचर यूट्यूब चैनल पर प्रोफेसर एसआर मीणा की ओर से आपका बहुत बहुत स्वागत। आज के व्याख्यान में बीए पार्ट फर्स्ट हिंदी लिटरेचर सेकंड पेपर में जो निर्धारित है आपके पाठ्यपुस्तक कहानी विविधा, उसमें जो तीसरे कहानीकार है जयशंकर प्रसाद, उस पर वीडियो रिकॉर्डिंग के माध्यम से व्याख्यान दूंगा। हम आपसे उम्मीद करते हैं कि हमारे द्वारा वीडियो रिकॉर्डिंग जो बनाई जा रही है आप तक पहुंचा रहे हैं हम इन वीडियोज को, उनको आप ध्यान से सुनेंगे जिससे कि आपका समय पर पाठ्यक्रम पूरा होता रहे। तो आज अपनी जो कहानी है पुरस्कार कहानी है और उनके कहानीकार हैं जयशंकर प्रसाद। जयशंकर प्रसाद का बड़े साहित्यकारों में नाम आता है, कहानीकार के रूप में भी और पद्य के क्षेत्र में भी, यानी कविता के क्षेत्र में भी इनका नाम उल्लेखनीय है। जयशंकर प्रसाद नाटककार भी हैं, यानी सभी विधाओं पर इनका अधिकार है। तो सर्वप्रथम मैं आपको कहना चाहूंगा कि जयशंकर प्रसाद जी का जन्म 1890 ईस्वी में हुआ, देहावसान 1937 में हुआ। जयशंकर प्रसाद बहुमुखी प्रतिभा के धनी थे। बहुमुखी मानी बहुत सारी और प्रतिभा मानी योग्यता के धनी थे। स्वामी जयशंकर प्रसाद का जन्म वाराणसी, जिसे बनारस कहते हैं अपन, के एक प्रतिष्ठित परिवार में हुआ था, किंतु बचपन में ही पिता के दिवंगत हो जाने के कारण परिवार का बोझ इनके ऊपर आ पड़ा। अब जब पिताजी का ही जब ये अल्पायु में थे तभी देहावसान हो गए, तो ये निश्चित रूप से स्वाभाविक है कि परिवार का बोझ आन पड़ा। इसलिए वे 8वीं कक्षा से आगे शिक्षा प्राप्त न कर सके। लेकिन स्वाध्याय मानी जो घर पे ही पढ़ाई करना, स्वयं खुद ही पढ़ना, लेकिन स्वाध्याय द्वारा उन्होंने, देख कितनी बड़ी प्रतिभा के धनी थे, इसलिए तो शब्द आया शुरू में बहुमुखी प्रतिभा के धनी। स्वाध्याय के बल पर ही, स्वयं ही सेल्फ स्टडी के माध्यम से ही इन्होंने संस्कृत, पाली, हिंदी, उर्दू, अंग्रेजी भाषाओं और उनके साहित्य का समुचित ज्ञान प्राप्त कर लिया था। देखिए कितनी बड़ी प्रतिभा थी। स्वाध्याय के माध्यम से इन्होंने हिंदी, संस्कृत, पाली, उर्दू, अंग्रेजी इत्यादि भाषाओं पर अपना एकाधिकार जमा लिया था। इतिहास, दर्शन और पुरातत्व के प्रगाढ़ पंडित थे, मतलब इतिहास का भी ज्ञान था उनको, तो दर्शन शास्त्र का भी ज्ञान था, तो पुरातत्व का भी ज्ञान थे। उसके प्रकांड पंडित थे, बहुत बड़े पंडित थे। उन्होंने भारतीय इतिहास और संस्कृति पर गहन अध्ययन किया है। इसलिए उनके साहित्य का मूल स्वर है भारतीय संस्कृति। यानी इनके साहित्य का अनुशीलन करने पर हमें यह महसूस होता है कि इनके साहित्य का जो मूल स्वर है वह है भारतीय संस्कृति। भारतीय संस्कृति का इन्होंने खूब बखान किया है। साहित्य के क्षेत्र में नाटक, कविता, कहानियां, निबंध आदि विधाओं में से कुछ उन्होंने लिखा। उसमें भारतीय इतिहास और संस्कृति के प्रति उनकी अनुरक्ति साफ झलकती है। आदर्शवाद से ओतप्रोत उनकी कहानियों में कोमल भाव, आवेग, अंतर्द्वंद, गीतात्मकता, व्यक्ति दृष्टि की प्रधानता है। प्रेम, त्याग, बलिदान एवं कर्तव्य भावना के रंग में सराबोर उनकी कहानियों के पात्र पाठक के मन पर अमिट छाप छोड़ जाते हैं। यानी इनका काम इस प्रकार का है कि जो पाठक है
उसके हृदय पर यह बहुत बड़ी छाप छोड़ देते हैं। प्रसाद जी मूलतः नाटककार और कवि हैं। उनकी कहानियों में भी उनके ये दोनों रूप मुखर हैं। नाटकीय घटना संयोजन और काव्यमय भाषा शैली के कारण उनकी कहानियां नाटक और कविता के अधिक समीप लगती हैं। तत्सम शब्दों के प्रयोग से वे वातावरण का सजीव निर्माण करते हैं। उनकी भाषा शैली का अलग वैशिष्ट्य है, यानी भाषा और शैली है वो बिल्कुल विशिष्टता ली हुई है। इसलिए कहानी में प्रसाद शैली ही प्रचलित हो गई, यानी इनके नाम से एक तरह से कहानी की शैली बन गई और वो शैली प्रसाद शैली के रूप में जानी जाती है। इनकी प्रमुख कहानियों में आकाशदीप, आंधी, प्रतिध्वनि, छाया और इंद्रजाल उनके प्रमुख कहानी संकलन है, यानी इनमें कहानियों का संकलन इन्होंने कर रखा है। आपके पाठ्यक्रम में जो कहानी है वो है पुरस्कार। पुरस्कार का अर्थ होता है इनाम। इस प्रकार पुरस्कार इनाम कहानी में क्या विषय वस्तु है, इस विषय वस्तु को जान लेना हमारे लिए बहुत जरूरी है। पुरस्कार जयशंकर प्रसाद की एक ऐसी कहानी है जिसकी गणना हिंदी की श्रेष्ठतम कहानियों में होती है। एक युग में सृजनरत प्रेमचंद और प्रसाद दो भिन्न प्रतिज्ञाओं वाले शीर्ष रचनाकार हैं। प्रेमचंद जहां जीवन यथार्थ को अपनी कहानियों में पूरी विश्वसनीयता से रूपायित करते हैं, वहीं प्रसाद एक काल्पनिक संसार की रचना कर अपनी कहानी में उदात्त मानवीय भावों को व्यक्त करते हैं। उनकी कहानियों की भाषा भी इन्हीं उदात्त भाषाओं के अनुरूप कवित्वपूर्ण और सामयिक हो जाती है, यानी समय के अनुरूप भाषा नजर आती है। पुरस्कार अपने रचना विधान में एक ऐतिहासिक कहानी लगती है, यानी रचना की दृष्टि से यदि हम इस कहानी पर देखें, गौर करें, तो हमें ये ऐतिहासिक कहानी नजर आती है। किंतु इस कहानी में प्रसाद का लक्ष्य किसी ऐतिहासिक घटना का वर्णन करना न होकर के कहानी की नायिका मधुलिका के चरित्र के माध्यम से प्रेम के उदात्त रूप को प्रस्तुत करना है। यानी इस कहानी में जो महत्वपूर्ण नायिका है मधुलिका, उसके चरित्र के माध्यम से जो प्रेम की उदात्ततम रूप है या श्रेष्ठतम रूप है, उस रूप को दिखाना इस कहानी का लक्ष्य रहा है। मधुलिका हिंदी कहानी जगत का एक ऐसा सशक्त पात्र है जो पाठकों के मानस को उद्वेलित करता है, यानी एक तरह से झकझोर देता है। मधुलिका एक ऐसी स्त्री है जो इस कहानी की प्रमुख नायिका है या नायक है, जो भी है, वो ऐसा सशक्त पात्र है जो पाठक को अंदर तक उद्वेलित कर देता है, यानी झकझोर देता है। मधुलिका कौशल के सेनापति की पुत्री है, यानी कौशल हमारा एक उस समय का एक जनपद है, वहां के जो राजा थे उनकी पुत्री हैं। मतलब इस कहानी में ये कल्पना है, ये दिखलाया गया है। उसके सेनापति पिता ने संकट की घड़ी में अपने देश की रक्षा कर अपनी राष्ट्रभक्ति का परिचय दिया था। मधुलिका के चरित्र में यही राष्ट्रभक्ति अपने उत्कर्ष पर है, यानी चढ़ाव पर है, किंतु वह मगध के राजकुमार अरुण से प्रेम करती है। मगध का जो राजकुमार है उससे प्रेम करती है। अरुण किसी प्रकार कौशल को जीत करके और उसने अपने अधिकार में लेकर के किसी प्रतिशोध का बदला लेना चाहता है। देखिए स्थिति प्यार की, प्रेम की। वो तो कौशल प्रदेश को जीत करके अपने प्रदेश में उसको मिलाना चाहता है, और उधर जो मधुलिका है वो मगध प्रदेश के जो राजकुमार हैं उनसे प्रेम करना चाहती है। वह रात्रि में छिप करके कौशल पर आक्रमण कर उसे परास्त करना चाहता है। रात्रि में, अंधकार में, बिल्कुल छुप करके छापा मार युद्ध पद्धति से
कौशल प्रदेश को जीतना चाहता है, वह अपनी गुप्त योजना की जानकारी मधुलिका को दे देता है। ये तो खैर ठीक किया उसने। जो कौशल नरेश की पुत्री थी मधुलिका, जो मगध नरेश के जो पुत्र थे उनसे प्रेम करती है। मगध नरेश के जो पुत्र हैं वो कौशल को अपना जीतना चाहते हैं, उस पर अधिकार करना चाहते हैं रात्रि में छुप करके। इस बात को वो मधुलिका जी को बता देते हैं कि मैं ऐसे ऐसे आज कौशल पर धावा बोलने वाला हूं। मधुलिका के समक्ष एक संकट खड़ा हो जाता है। देखिए, एक तरफ प्रेम है और एक तरफ राज्य है, राष्ट्रभक्ति है, देशभक्ति है, कि मैं अपने प्रेम को बलि चढ़ाऊं या फिर अपने राष्ट्र की बलि चढ़ाऊं। तो वो बहुत बड़ी दुविधा में पड़ जाती है, क्या करूं क्या नहीं करूं। मधुलिका के समक्ष एक संकट खड़ा हो जाता है कि वह अरुण से अपने व्यक्तिगत प्रेम के लिए अपने देश को परास्त होते देखेगी और अपने देशभक्ति को कलंकित होने दे, अथवा कौशल के राजा को अरुण की गुप्त योजना की सूचना दे करके देश की रक्षा करे और अपने निजी प्रेम का बलिदान कर दे। या तो मतलब दो, उस तराजू के दोनों पलड़ों में एक तरफ उसका उस राजकुमार से प्रेम है, प्यार है, और दूसरी तरफ अपने राज्य का पूरा एक नजारा उसके सामने है कि मैं अपने राज्य को गुलाम बनवा दूं। यानी राष्ट्रभक्ति देशभक्ति, एक पलड़े में राष्ट्रभक्ति देशभक्ति है, एक पलड़े में प्रेम है, प्यार है। तो ऐसी दुविधा में मधुलिका खड़ी हुई है कि अपने निजी प्रेम का बलिदान करूं या अपने राज्य को बचाऊं, अपने राजा को बता करके। मधुलिका के मन में तीव्र द्वंद्व चलता है। तीव्र द्वंद्व से तात्पर्य है आपस में विचारों का द्वंद्व चलता रहता है, क्या करूं क्या नहीं करूं। किंतु अनंत है उसका प्रेम, यानी उसका मन देश प्रेम के रूप में विजयी होता है। यानी देश प्रेम को चुनती है वो, अपने स्वयं के जो निजी प्रेम है उसको वो भूल जाती है, उसको छोड़ देती है और अपने देश प्रेम, राष्ट्र प्रेम, देशभक्ति को सर्वोपरि मानती है, अर्थात उसी की विजय होती हुई दिखाई देती है। और वह समय रहते कौशल के राजा को अरुण की गुप्त योजना के विषय में सूचना दे देती है। इसका परिणाम यह होता है कि अरुण पराजित हो जाता है, यानी जो मगध का नरेश है वो पराजित हो जाता है और बंदी बना लिया जाता है। बंदी तो बनेगा ही। कौशल नरेश मधुलिका के इस देश प्रेम से बहुत प्रभावित होते हैं और मधुलिका को पुरस्कृत करना चाहते हैं। इसलिए इस कहानी का नाम पुरस्कार रखा गया है कि समय रहते हुए उस राजकुमारी ने, कौशल नरेश की जो स्वयं की पुत्री थी, समय रहते उसने अपने स्वयं के निजी प्रेम को त्याग करके अपने राष्ट्र को, अपने देश को बचा करके अपनी देशभक्ति का परिचय दिया। इसी बात के लिए कौशल नरेश उसे पुरस्कृत करना चाहते हैं, इनाम देना चाहते हैं। इसी घटनाक्रम के आधार पर इस कहानी का नाम पुरस्कार रखा गया है। वे अरुण को मृत्युदंड देने की घोषणा करते हैं। देखिए कौशल नरेश किस प्रकार का निर्णय लेते हैं और मधुलिका से मनचाहा पुरस्कार मांगने को कहते हैं। तो मधुलिका स्वयं के लिए भी मृत्युदंड मांगती है। ताज्जुब की बात है, कैसी प्रेमिका है, और अपने व्यक्तिगत प्रेम की भी रक्षा कर लेती है। अब एक तरफ तो उसने देश बचा दिया, अब जब राजा को पता, उसने बता दिया कि ये ऐसे ऐसे अपने देश पर, कौशल पर आक्रमण करना चाहता था अरुण, तो राजा ने क्या किया कि वो राजा ने सोचा कि मैं मधुलिका को तो पुरस्कार दे देता हूं, पुरस्कृत कर देता हूं, लेकिन अरुण को मृत्युदंड दूंगा। जब ये बात मधुलिका को पता चली तो मधुलिका ने क्या किया कि उसने कहा कि मुझे भी मृत्युदंड दो। ऐसा कह करके वो अपने प्रेम की भी रक्षा करती है, व्यक्तिगत प्रेम की भी रक्षा करती है। इस प्रकार मधुलिका के चरित्र में देश प्रेम और व्यक्तिगत प्रेम की पराकाष्ठा प्रसाद जी ने दिखाई है। यानी मधुलिका जैसे पात्र के माध्यम से साहित्यकार यह कहना चाहता है कि आदमी को निजी प्रेम तो करना चाहिए, क्योंकि निजी प्रेम
भी आदमी का या व्यक्ति का महत्वपूर्ण अधिकार है, हक है, लेकिन अपने राष्ट्र प्रेम, देश प्रेम, देशभक्ति को किसी भी सूरत में नहीं भूलना चाहिए, क्योंकि आने वाले समय, आने वाली पीढ़ियां आपको उसी रूप में याद रखती हैं, याद रखेंगी। कहानी का अंतिम वाक्य जैसे उसके उदात्त चरित्र को पाठक के समक्ष खोल कर रख देता है और पाठक ठगा सा रह जाता है। ठगा सा रहना यह मुहावरा है। पुरस्कार कहानी हिंदी की उन कहानियों में से है जिनकी आलोचना ने सर्वाधिक चर्चा की है। इसका प्रमुख कारण इस कहानी का रचाव भी है, यानी इस कहानी की जो रचना है वो इस ढंग की है। मधुलिका के चरित्र की उदात्तता के साथ ही इस कहानी का गठन बहुत सुग्रंथित और सुगंभित है। इसकी भाषा बहुत प्रौढ़ है, यानी मैच्योर भाषा है, गंभीर भाव व्यक्ति के अनुरूप है। कथानक को प्रसाद जी ने बड़ी कुशलता से बुना है। इसका जो कहानी का ताना बाना है वो बहुत ही कुशलता के साथ, या इसका ताना बाना प्रसाद जी की कुशलता का परिचायक है या परिचय देता है कि पाठक इस कहानी को पूरी तन्मयता से पढ़ता चला जाता है। भाव की सबलता की दृष्टि से भी यह कहानी बहुत हृदय स्पर्शी है, हृदय को स्पर्श करती है। मतलब ऐसे ऐसे इसमें कोमल भाव हैं जो आदमी के हृदय को छू जाते हैं और प्रभावोत्पादक हैं, यानी मनुष्य के हृदय पर बहुत बड़ा प्रभाव छोड़ते हैं। इस कहानी में प्रसाद जी की कला अपने उत्कृष्ट रूप में हमें दिखाई को देखने को मिलती है। यानी कहानी कला लिखने की जो एक खूबियां होनी चाहिए, अच्छी से अच्छी खूबियां होनी चाहिए, विशेषताएं होनी चाहिए, वो सारी विशेषताएं इस कहानी के माध्यम से जयशंकर प्रसाद ने हमें उद्घाटित कराई है। इस प्रकार से पुरस्कार कहानी की महत्वपूर्ण जो पात्र हैं मधुलिका जी, उनके माध्यम से देश प्रेम, राष्ट्र प्रेम और निजी प्रेम दोनों को उद्घाटित करने का प्रयास किया है। इस प्रकार से आज के इस व्याख्यान के माध्यम से मैंने पुरस्कार कहानी आपके समक्ष व्याख्यायित की। उम्मीद है आप सभी इनको, इस व्याख्यान को ध्यान से सुनेंगे, अनुशीलन करेंगे, मनन करेंगे, जिससे कि समय पर आपका पाठ्यक्रम पूरा होता रहे। आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद।